करा लिया है। सर मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, कहाँ पे हैं आप? सर फिलहाल मैं गुरुग्राम में हूँ। ओके, आप जो भी है जल्दी से जल्दी बेटा उसको लेना चाहिए। मेरा सजेशन यही है कि वही बेस्ट रेमेडी है। तो सबसे पहले प्राइम काम वही है। और आप लोग तो बड़े अच्छे टेक्नीशियन से भी हैं, तो जल्दी से जल्दी उसको रजिस्ट्रेशन का ये है कि किसी भी समय, जैसे सैटरडे है तो सैटरडे तक का भी बुक है, तो सैटरडे की रात से संडे तक अगर आप ट्राई करेंगे लगातार तो मिल जाएगा। जितनी जल्दी से जल्दी करा लो बेटा, ठीक। हाँ ये जी मेरी सर। जो है सबको सजेशन है, इसका एक मैंने मैसेज भी डाला था। ये प्राइम रिक्वायरमेंट भी है सबकी इस समय, क्योंकि और कोई पॉसिबल रेमेडी इसकी समझ आ नहीं रही है। और इसका जो भी प्रकोप है आप सब लोग बड़े देख रहे हैं सब सामने। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमसे जुड़ा हुआ बच्चा जो है किसी तरीके की दिक्कत में आए। ठीक ना बेटा? और फैमिली में भी सबका ख्याल रखिए, जो जो लोग वैक्सीनेट हो सकते हैं करा दीजिए, क्योंकि यही एक जो भी पॉसिबल रेमेडी है अभी तो यही है। बाकी सारी दुनिया का हाल आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक, तो यही सजेशन था मेरा। और एक मैसेज भी आप लोगों को कुछ आया था, तो एक मैसेज भी आप लोगों का आया था बीच में किसी का, कि ये सेकंड सी का ग्रुप है, उसमें एक क्वेश्चन पड़ा हुआ था। तो व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? उससे रिलेटेड था कुछ। और वो क्या ये कोई ग्रुप है आपका सारे लोगों का, कि कुछ 2 4 10 लोग इसमें मिले हुए हैं? एक आया था मेरे में मैसेज। यस, आप लोगों में से नहीं था? किसी ने नहीं भेजा कि क्या कोई कंसर्न है वो भी रख सकती है एक्रुअल बेसिस, और साथ में वो जो है वो भी रख सकती है कौन सा था एक दूसरा, 2 कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे थे। बताइए, पिछली क्लास में रिवीजन भी हो जाएगा। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। यस, मॉनेटरी मेजरमेंट नहीं, कैश बेसिस, एक्रुअल बेसिस एंड द कैश बेसिस। 2 बेसिस की बात हो रही थी, इसी तरीके का कोई क्वेश्चन पड़ा था। तो उसका मैंने जवाब नहीं दिया था आप लोगों के क्लास में, क्योंकि मुझे पता नहीं किसने भेजा है। कोई भी किसी को कुछ भी भेज दे, इसलिए उसका तो मैंने जवाब दिया नहीं था। तो मैंने कहा था क्लास में ही पूछ लूंगा, जिसको जो भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप में से किसी ने वो क्वेश्चन नहीं भेजा था। आई थिंक 26 स्टूडेंट्स आर ज्वाइन, और इसमें सब पढ़ने वाले भी आ चुके हैं। तो इनमें से किसी का क्वेश्चन नहीं था वो। देखना पड़ेगा क्या मुझे मैसेज किया था यार, प्लीज बताइए 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 बताइए। आप में से किसी का क्वेश्चन नहीं था वो? हाँ, तो मैं बता दे रहा हूँ, जिसने भी डाला हो, अगर वो अनप्रेजेंट है तो आप उसको बता सकते हो। वो एक्चुअली एक मेथड आपको लेके चलना पड़ेगा एक कंसर्न में। और आपका जो कैश बेसिस है वो बेसिकली यूज इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और एक्चुअल बेसिस। ये आपको रखना ही होता है, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू मीट विद द टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि सबको काम करना है टू अंडर रजिस्ट्रेशन, और एक लेवल पे इनकम के बाद में सबको टैक्स भी देना है। तो अगर आपको टैक्स सब भरने हैं तो एक्चुअल बेसिस अलाउ करता है वो। और कुछ जो ऐसे कंसर्न है नॉन प्रॉफिट या जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये कैश बेसिस अलाउ होता है फॉर द प्रोफेशनल्स, वन थिंग। सेकेंड, अगर कोई ऐसी बड़ी कंसर्न है कि जो कई नेचर में काम कर रही है, उसके साथ में अंदर कई सारी कंसर्न्स हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर कंसर्न को वो कैश बेसिस पे चला सकती है। जैसे आपके ये कानपुर में आप लोग रहते हैं, तो आप देखते होंगे कि ये जेके वाले हैं, तो जेके की बहुत सी प्रॉफिट कंसर्न्स हैं। मान लीजिए ऐसा भी उन्होंने कोई एक बनाया हुआ है कि जो नॉन प्रॉफिट कंसर्न हो, जिससे हॉस्पिटैलिटी हो सकती हो, लोगों की मदद हो सकती हो, तो उसकी अकाउंटिंग वो अपने यहाँ से कैश बेसिस पे कर सकते हैं। और फाइनल एसिमुलेशन अगर अकाउंट्स के करने हैं एज अ वन कंसर्न, तो उसको आप लास्ट में मिला देंगे एक दूसरे के साथ में।
ठीक, पर एक ही कंसर्न में दो तरीके की चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा वो बेस है कि हर चीज़ क्लियर हो, कोई पॉलिसी बीच में ना बदली जाए, ये सब जो पीछे आपने पढ़े हैं, तो उनके लिए ये कि उसको बीच में छोड़ा नहीं जा सकता है। अगर आप दो पॉलिसी अडॉप्ट करके चलेंगे, देन इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट एट द लास्ट। इज इट ओके? जिसका भी ये सवाल रहा हो उसके लिए जवाब है। somebody else is going to join. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीछे जो भी क्लास में डिस्कस हुआ है उस पर कोई क्वेश्चन है आपके पास, कोई क्वेरी है? एनी क्वेरी बेटा? क्योंकि ये जितने भी बच्चे अगर इसमें उस साइड से आए होंगे कॉमर्स साइड से 12th में, तो उनको काफ़ी कुछ चीज़ें इसकी सुनी सुनाई होंगी और देखी दिखाई होंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर हम नहीं जाते हैं, क्योंकि आपके उसका हिस्सा है। जल्दी से कन्वेंशंस फटाफट से लिख लीजिए, अधिकतर होंगे आपके पास, और उनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका जो पार्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कि कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, वो पूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ नोट डाउन, नंबर 1, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, या इसको प्रूडेंस भी बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। नंबर 1, थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा जहाँ पर भी आप ये रफ नोट बना रहे हैं कि 2-4 लाइन बाय द फर्दर डिस्कशन यू मे ऐड ऑन दैट प्लेस। सेकेंड, कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर, convention of the full disclosure. Third, convention of consistency. Convention of materiality. Convention of materiality. Convention of objectivity. Then convention of feasibility. Convention of feasibility or cost benefit. And convention of relevance. Then convention of price stability. इतने कन्वेंशन हैं, इन पर हम लोगों को डिस्कस करना है आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिवनेस और प्रूडेंस। तो कंजर्वेटिव मीन्स और प्रूडेंस मीन्स एनीबडी शुड ट्राई, वैसे कई लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी। कंजर्वेटिव किसको बोला जाएगा? इन द सिंपल टर्म्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव?
पुराना नाम इसका कंजर्वेटिज्म ही है, कंजर्वेटिव। फिर इसको बोलने लगे कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। तो प्लीज टेल मी द वर्ड मीनिंग जो आपको समझ आ रहा हो कंजर्वेटिव के हिसाब से या प्रूडेंस के हिसाब से। क्या हो गया बेटा? डिस्कसिंग मोड में रखिए, नहीं सुबह सुबह बोर हो जाएंगे आप सारे लोग। लिबरल, पॉलिटिकल मीनिंग, पॉलिटिकल टाइप का बड़ा आंसर आ रहा है आपका। कंजर्वेटिव इज लिबरल। एनीबॉडी एल्स? प्लीज टेल मी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज जो आपको भी समझ आ जाए, और जिस किसी को भी बताओ जिसका अकाउंट से लेना देना नहीं, किसी चीज से लेना देना नहीं, उसे समझ आ जाए कि कंजर्वेटिव का क्या मतलब है या प्रूडेंस का क्या मतलब है। डोंट वांट टू चेंज, नॉन चेंजेबल। ओके बेटा, बड़ा अजीब अजीब से जवाब जो ये मिल रहे हैं आपको, ये बड़े कंजर्वेटिव कौन होगा? जो इसका अपोजिट तो लिबरल है, जो ओपन है, जो खुला हुआ है, ठीक है ना, हर चीज को एक्सेप्ट करता चला जा रहा है, ठीक, वो है लिबरल। कि जो भी चेंजेस आते चले जा रहे हैं इन बिजनेस और इन सोसाइटी, उनको जो एक्सेप्ट करता चला जाए, उसके हिसाब से अडेप्ट करता चला जाए, चेंज करता चला जाए, वो कौन हो गया आपके लिए? लिबरल। तो इसका अपोजिट हो गया कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मीन्स विच इज गोइंग टू स्टिक विथ सम रूल्स, जिसको आप बोलते हो नॉन चेंजेबल। तो उसने अपने एक रूल्स बनाए हैं, या कुछ उसने अपना एक संकोच या डर बनाया हुआ है। लोगों में भी तो बोला जाता है आप बड़े कंजर्वेटिव हैं या आप बड़े लिबरल हैं। फॉर द पर्सन्स मीन्स ही इज वेरी ओपन, और कंजर्वेटिव मीन्स ही इज स्टिक और बाइंडेड विद हिज रूल्स और सम टाइप ऑफ प्रिंसिपल विच इज क्रिएटेड फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, जो उसने अपने लिए बनाए हुए हैं उसके आधार पे चलेगा। मीन्स उस एक संकोच कि हम कल को इफ वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द न्यू पॉलिसीज और प्रिंसिपल और न्यू थिंग्स, whether it is going to be hamper the established rules or it is acceptable in such a manner that is going to be very useful for the business, ठीक है ना। तो जो डर के काम करते हैं, जो अपने दायरे में काम करना चाहते हैं, उन्हें बुलाया जाता है कंजर्वेटिव, ठीक। तो अब ये तो पुराना नाम हो गया, तो इसको अब बोलने लगे प्रूडेंस। प्रूडेंस मीन्स, यस, प्रूडेंस मीन्स तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब क्लियर हो जाएगा तो कुछ भी फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धड़ाके से आपका काम होता चला जाएगा। यस, प्रूडेंस। यार ऑनलाइन क्लास का फायदा मत उठाओ, क्लास होती तब तक मैं किसी को खड़ा कर चुका होता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ। यस मिस्टर आप बताइए, तो ऐसा मत करो, खुद ही बोल दो जल्दी से, और कुछ होने वाला नहीं है। डिस्कशन से आपका भी मन लगा रहेगा और यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी प्रॉपरली। प्रूडेंस, showing care and through for the future thought। ओके, यहाँ पर प्रूडेंस मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि समझदारी या विवेक। परफेक्ट वर्ड है आपके लिए, इसके लिए समझने के लिए। विवेक, समझदारी भी होती है लोगों को, अक्ल भी होती है। और विवेक और अक्ल में क्या फ़र्क है? अक्ल केवल होती है और उससे ये पता नहीं होता कि किस समय क्या काम करना चाहिए। यस, जजमेंट, रीजन, ठीक। लेकिन आप उसका यूज़ बेहतर तरीके से कर पाएँ, सही गलत की पहचान कर पाएँ और सही काम को करें, दैट इज यस विजडम। विजडम, विजडम थोड़ा सा उसमें चला जाता है स्पिरिचुअल सिस्टम में, तो हाँ विजडम, विवेक बोलेंगे इसको, ठीक। आपके लिए प्रूडेंस को मतलब समझदारी और विवेक के साथ चीज़ों को इस्तेमाल करने को अब कहने लगे कंजर्वेटिव से हट गए। अब कंजर्वेटिव मतलब क्या हुआ? बेसिक टर्म्स में जो आपको समझना है कि रिकॉर्ड द लॉसेस इफ आर गोइंग टू हैपन एंड डोंट रिकॉर्ड द प्रॉफिट इफ इट इज गोइंग टू बी हैपन। और जो कि कैसे हो कि आपकी किसी एसेट से जुड़े हैं। कई सारे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ तो आपको समझ आने लग जाएगा कि जैसे कोई एसेट है,
और वो जो आप हिस्टोरिकल उस पर रिकॉर्ड करते हो, दैट इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल और प्रूडेंस। ठीक, ये आपके लिए वो कन्वेंशन है, वो मान्यता है कि हम ऐसे रिकॉर्ड करें चीज़ों को कि अगर इनमें कोई नुकसान हो रहा है तो वो तो रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन अगर इसमें कोई फायदा हो रहा है तो वो रिकॉर्ड ना हो। डेप्रिसिएशन तो आप करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आप उसको मेंटेन किए हुए हो, लेकिन अगर एप्रिसिएशन हो रहा है किसी उसमें एसेट में तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते हम। भले हमारे जो बिजनेस की कोई बिल्डिंग है, कोई मशीनरी है, जब ली गई उससे डबल ट्रिपल उसकी कॉस्ट हो जाए तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। समझ आ रहा है? अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते मीन्स वी आर इन द प्रूडेंस। जब बेचेंगे तब देखेंगे कि खरीदेगी कितने की थी और जो बिका उसके बीच का डिफरेंस, वेदर मे बी द प्रॉफिट और मे बी द लॉस, और हर ईयर आपका डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते रहेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो कंजर्वेटिज्म है, क्योंकि जब सारी चीज़ें बढ़ रही हैं बिजनेस में तो आपका जो अगर एसेट भी बढ़ रहा है मार्केट प्राइस पर तो उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, सिंपल सी बात है। आप भी तो बोलते हो ना यार ये चीज़ मैंने इतने की ली थी अब इतने की हो गई है, तो फील तो करते हो, बट दैट वैल्यू इज द नोशनल वैल्यू। वो वैल्यू आपके लिए नोशनल वैल्यू है, आभासी है। यू आर नॉट गोइंग टू ग्रैब इट, आपको मिल नहीं रही है। आप बना सकते हो कि ये मकान मैंने लिया था तो 10 लाख का था और आज की डेट पे तो यार इसकी कीमत जो है वो 50 लाख है, और बिल्कुल परफेक्ट है। 50 लाख अगर आपकी वो कीमत है और वो पूरी तरीके से लेजिटिमेट है, गवर्नमेंट के जो सर्किल रेट हैं उसके हिसाब से है, देन आर यू गोइंग टू सेल दैट प्रॉपर्टी? नो, मीन्स दैट द एप्रिसिएशन इन द प्रॉपर्टी इज जस्ट द नोशनल, वो केवल एक आभासी है। तो आभासी चीजें बिजनेस में काम नहीं करती, क्योंकि वहां तो आपको रियल प्रॉफिट जनरेट करना है ना। अगर आप इस तरीके से एसेट की कीमत बढ़ा लेंगे आपके पास जो पड़ी हुई है तो आपका फाइनली प्रॉफिट भी राइज होगा, आपकी बैलेंस शीट राइज हो जाएगी, जो कि वास्तविक है नहीं, इट इज नॉट रियल, क्योंकि आपने बेचा तो है नहीं ना। कल को जब आप बेचने चलोगे देन इट इज गोइंग टू बी डेप्रिशिएट, या उसकी कीमत कम हो जाए, देन व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन? दैट इज व्हाई दिस प्रिंसिपल सेज, नाउ इट इज 10:25। अब किसी को अब हम अलाउ नहीं करने वाले, जिनको भी आपके जो भी साथी हैं बोल दीजिए भाई 10 तक, 10 तक 15 तक हर हालत में ज्वाइन करना। ठीक बेटा, क्लास और उस सबका कल्चर हम आप मिल के बनाएंगे तभी अच्छी चल पाएगी। यही इसका तरीका भी है। ऑनलाइन का मतलब इस तरीके से ना रखा जाए कि वो कभी भी हम आएंगे कभी भी चले जाएंगे। जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं पर हमें दिखते हैं तो बचिए, उससे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एंट्री का तो टाइम हम लोगों को फिक्स करना चाहिए। अभी हम भी 10 बजे का क्लास लगा दें और आपके लिए हम 10:30 पे हाजिर हो, देन इट इज़ फेयर। इफ़ यू आर गोइंग टू वेट 20 or 25 minutes or 15 to 30 minutes to me, is it fair? Is it fair? No, नो सर। क्योंकि यहाँ पर हम और आप दो पार्टी हैं। आप स्टूडेंट हैं और हम टीचर हैं, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल हैं। तो आप हमको एसेस कर सकते हो कि यार सर ने तो देखो 10 बजे शुरू कराई थी और अभी तक बताओ 10-20 हो गया, 10-25 हो गया, अभी तक आए ही नहीं। ये क्या तरीका है यार? आप लोग इंडिविजुअल इंडिविजुअल आ रहे हो, तो मेरे लिए तो हर बंदा तो मेरा ही स्टूडेंट है ना। तो अगर वो देर हो रही है तो वो उसके पार्ट पे भी गलत है, अब क्लास के पार्ट पे भी गलत है। और बात मेरी कितनी भी आपको खराब लग जाए, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं इसको बोलता रहूँगा और इसके लिए जैसे भी चीज़ें मुझे फेस करनी मैं फेस करता रहूँगा, भागूंगा भी नहीं। ठीक, क्योंकि ये मेरी पार्ट ऑफ ड्यूटी है। और आप ये पर्टिकुलर लेसन है कि कभी भी किसी एक जगह पे आप पहुंचेंगे देन व्हाट इज द ड्यूटीज असाइंड टू यू, उससे आप पीछे ना हटें। ये जितनी समस्याएं आपको दिख रही हैं इन द सोसाइटी, इन द वर्ल्ड, इन द फैमिली, कहीं पर भी, पर्टिकुलरली लॉस और डिक्रीजमेंट ऑफ द ड्यूटी विच इज असाइंड टू द पर्सन, उसी के कारण सब कुछ है ये। अगर हर आदमी अपना काम कायदे से करने लग जाए तो चीज़ें बहुत हद तक समझ जाएंगी सारी। तो ये उससे जुड़ा हुआ है। और अभी आप लोग ग्रोइंग एज पे हैं, नई नई चीज़ें आपको सीखनी है। आपको लगता है आपको बहुत कुछ आ चुका है, हाँ आ चुका है, किताब और नॉलेज के हिसाब से जो नॉर्मल लाइफ की चीज़ें वो आ चुकी हैं, लेकिन इनके असर क्या हैं अच्छा या बुरा करने के, वो अभी आपके सामने आए नहीं है, वो एक एज के बाद आते हैं। तो दैट इज़ वाई वो उसको टोकते रहना,
और उसके लिए खटखटाते रहना। ये स्टडी का मेरा पहला पार्ट है, बाद में ये किताब वाली स्टडी है बेटा। मैं बार बार क्लास में भी बोला हूँ, फिर बोलूँगा कि किताब से आप घर पे भी पढ़ सकते हो। व्हाट इज़ द नीड ऑफ ए टीचर, कि आपको अच्छा समझ आए और कुछ ऐसी भी बातें आपको पता चले जो आपके लिए लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो ये जितने भी आपके साथी हैं उनको बोल दो भैया कि 10-10, या किसी दिन मूड सही है तो 10-15, इसके बाद मैं अलाउ नहीं करूँगा कतई। वो आप ये सोचो कि ऑनलाइन है, कुछ भी चल रहा है, तो ये नहीं चलेगा। और सेकेंडली, जो 2-3-4 लोग एंट्री नहीं कर पा रहे हैं वो वही हैं तो जो उस दिन बात कर रहे थे उसके बाद उनकी माफ़ी की एप्लीकेशन नहीं आई है, ठीक, तो वो ज्वाइन नहीं भी कर पाएंगे। ठीक, क्या फ़ायदा है कि कोई आदमी आए और उसके बाद यहाँ पे हुड़दंग करे, आप भी डिस्टर्ब हो, क्लास का माहौल भी ख़राब हो, या मुझे कोई ज़बरदस्ती कोई ख़राब कदम उठाने पड़े। तो बेटा ऊपर वाला खुद ही इस समय डंडा लेके बैठा हुआ है, खुद ही इस समय डंडा लेके बैठा हुआ है, तो इस समय हम क्यों इतने सख्त हो जाए कि कोई नुकसान हुआ। ठीक, इसलिए है बस, वरना इनकी रिकॉर्डिंग्स भी है और आप लोग जो ज्वाइन करते हो उसका EMI नंबर भी है, सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन वो बेहतर नहीं है आपके लिए, और जो जितनी उस पर जल्दी सुधर जाए उतना ही अच्छा है। तो हम लोग बात इसकी कर रहे थे प्रूडेंस की। प्रूडेंस मतलब समझदारी या विवेक, और कंजर्वेटिज्म मतलब एक डर के कारण। तो जो लोग हिम्मती होते हैं या जो लोग लिबरल हैं, जो बहुत आगे बढ़ते हैं, वो दूसरे कहते हैं यार तू तो बहुत डरता है, तो दैट इज वाई इसका जो पहला नाम आया दैट इज द कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव है। प्रूडेंट मतलब समझदारी। अब समझदारी देखिए ये कैसे कैसे है। नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक at the cost or the market price whichever is less। आपके पास जो स्टॉक है, ये कुछ एग्जांपल है कि अगर आपको ये लिखना पड़ जाए तो इनको लिख दीजिएगा कि वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक मस्ट बी डन ऑन इट्स रियल प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब जिस पे आप उसको बेच पाए, और इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड होता है NRV, मीन नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये जरूर लिख लीजिए, कहीं लिखने की जरूरत होगी तो आपको बहुत काम आएगा ये। वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक आपको किस पे करना चाहिए? NRV पर, मीन्स द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी उससे स्टॉक से आप क्या रियलाइज कर पा रहे हो बेचने के बाद में। दूसरा, और एट द कॉस्ट मीन्स द परचेज कॉस्ट, कितने पे आपने खरीदा है। विच एवर इज द लेस, इन दोनों में जो कम हो। तब हम समझदारी कर रहे हैं ना। अगर हम अपने स्टॉक को कंट्रोल किए हुए हैं, वो प्राइस लें कि अगर मान लीजिए मेरी जो कॉस्ट की प्राइस है वो हाई है और मार्केट प्राइस जो है वो लो है, हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए रहेंगे उसको। लेट फील दिस टेक्स्ट विद द रियल। ये जो आपने लिखा एक लाइन, इसको रियल से फील करिए जरा कि कैसे कैसे ये प्रिंसिपल हमको हेल्प करता है। तब आपको याद नहीं करना पड़ेगा और बड़ी आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। आपने जो स्टॉक लिया, फील करिए कि आपका एक बिजनेस चल रहा है। आपने जो स्टॉक खरीदा, मान लीजिए 100 रुपए का खरीदा रॉ मटेरियल। अब आपको ये पता चल रहा है यार अब ये तो बाजार में 80 रुपए का हो गया। अब आप कहोगे कि अगर हम एसेट में हिस्टोरिकल लेते थे तो इससे भी हिस्टोरिकल ही लेंगे, तो आप 100 पे रखोगे। जब 100 पे रखोगे फिर उसकी कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब बनाओगे कुछ, लेबर लगेगी, ओवरहेड लगेंगे, फिर उसके बाद उसमें प्रॉफिट जोड़ोगे, और सब करके अगर आपका 120 रुपए का मार्केट में आ रहा है तो एक डिफरेंस ज़्यादा बड़ा क्रिएट कर रहा है। तो बेहतर ये है कि या अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो उसको आप कम कर लीजिए रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से। तो क्या होगा कि अगर आपने उसको रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से 80 का कर लिया है, तो बाकी सारी जो अपर कॉस्ट है उनको ऐड करने के बाद और प्रॉफिट ऐड करने के बाद आप कंपटीटिव रेट पे बेच पाएंगे। वरना अगर आपके किसी कंपटीटर ने उसको कम किया हुआ है NRV पर, तो उसका प्रोडक्ट सस्ता होगा और आपका महंगा होगा, देन यू कैन नॉट कम्पीट इन द मार्केट। ये क्यों बनाए गए हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने दिया कि वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक मस्ट बी डन एट द कॉस्ट और द NRV विच एवर इज द लोअर। इनमें से जो कम हो उस पे लेना चाहिए। सेकंड, अब आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं इनको भी जब आप रिकॉर्ड करने चलो तो इसमें भी यही प्रिंसिपल आप लगाओ कि कॉस्ट पर या जो आपकी NRV है उस पर विच एवर इज द लेस। अब हमने कोई कहीं का डिवेंचर को शेयर खरीदा हुआ 100 का इन्वेस्टमेंट है हमारे, अब वो हो गया 70 का,
ऐसा 100 मुझको बुक में चढ़ाए रहने से कोई फ़ायदा है? ठीक, इन्वेस्टमेंट के केस में होगा। बस इन्वेस्टमेंट और ये फिक्स्ड एसेट मिलाइएगा नहीं, फिक्स्ड एसेट आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो बिजनेस की एसेट होती है। इन्वेस्टमेंट मीन्स द इन्वेस्टमेंट विच इज अदर देन द बिजनेस। साक्षी तिवारी, साक्षी, ये साक्षी क्या पूछना है आपका? हैंड रेज, एनीथिंग वांट टू आस्क? नो सर। ओके, तो आगे, तो इन्वेस्टमेंट बहुत दिमाग में रखिएगा, ये वो नहीं है कि फिक्स्ड एसेट के ऊपर हम लोग डाले हैं। फिक्स्ड एसेट या जो भी एसेट हमारे बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है वो तो बिजनेस की एसेट है। इन्वेस्टमेंट हमारा अदर देन द बिजनेस वाला एरिया होता है कि किसी जगह हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, पर वो बिजनेस के नेचुरल ऑपरेशन में वो एसेट या वो इन्वेस्टमेंट यूज नहीं है। ठीक, दूसरा, प्रोविजन बनाइए आप इसके लिए, बैड और डाउटफुल डेट के लिए, एम्प्लॉयज़ के फर्दर जो क्लेम्स आने वाले हैं उनके लिए, कोई फ्लक्चुएशन होने वाला है आपके इन्वेस्टमेंट में उसके लिए। अब ये होने वाला है, ये जो डाउटफुल डेट हैं, अगर आपके 100 रुपये लोग उधार ले गए तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो, हो सकता है पूरे वापस आ जाएं, हो सकता है पूरे वापस आ जाएं। लेकिन अगर हम किसी को वो करते हैं कि एक रेंज ले लिया हमने कि 40% वापस नहीं आएंगे, तो वी आर प्रिज्यूमिंग, प्रूडेंस है ये हमारा, कंजर्वेटिज्म है, डर लग रहा है यार कि ये 40% वापस नहीं आएंगे, तो हमने क्या किया, उनको रोक दिया कि नहीं, इतना जो है हम एक प्रॉफिट में से पैसा अलग कर लेंगे, इन केस अगर वापस आ जाता है, इन केस अगर वापस आ जाता है तो उसको हम वापस में ऐड बैक कर लेंगे इन द प्रॉफिट्स। तो क्रिएशन ऑफ द प्रोविजंस फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर इज प्रूडेंस। जैसे आप लोगों में से कोई आंसर दे रहा था फ्यूचर से रिलेटेड, प्रूडेंस इज फॉर समथिंग विच वी गोइंग टू सी और प्लान विद द फ्यूचर, इस टाइप का भी कुछ आंसर था फ्यूचर से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो जो भी आपको ये आंसर्स मिल रहे हैं सर्च के बाद, तो उनका रेलिवेंस भी हम आपको क्लियर करते चल रहे हैं। ठीक, फ्यूचर से रिलेटेड यहाँ पे क्लियर होगा जब आप प्रोविजन बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मेरे ख्याल से ये 2-3 एग्जाम्पल आपके लिए पर्याप्त हैं। ऐसे तो और बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग को ये पूरा टॉपिक तो आज फाइनलाइज कर ही देना है। तो नेक्स्ट उस पर लेते हैं, द कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर। यस, कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर। तो 2-4 शब्द आप लोगों से सुनना चाहेंगे हम, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ बेटा। Yes, beta. Anybody? Convention of the full disclosure. Please try. Okay. Disclosure is the financial statement. बेटा आपकी जो भी बैलेंस शीट बन के आ गई या जो P&L बन के आ गया, ये itself disclosing all the things करते ना। जैसे आप भी अभी थोड़े सा all necessary information for understanding। ठीक, तो ठीक है, काफ़ी नज़दीक आप लोगों के आंसर आने लग गए हैं। तो जो भी आपकी P&L या बैलेंस शीट बन के आ गई, वो अपने आप में सारी चीज़ें डिस्क्लोज करती है कि इतना मेरा डेटर है, इतना मेरा क्रेडिटर है, इतने का हमने सामान खरीदा था, इतने का बेचा था, ये जीपी था, ये सारे खर्चे थे, ये जो है हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, कई सारी चीज़ें डिस्क्लोज करती है इटसेल्फ।
और आगे की भी बहुत सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करती है इन द बैलेंस शीट. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सच डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दिस कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर? is the things which are shown is the thing which are shown in the financial statements are full disclosure? वो जो चीज़ें आप अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं या जो बाकी सारी चीज़ें आप दिखा रहे हैं अपनी बैलेंस शीट में, क्या ये फुल डिस्क्लोजर है? क्या ये फुल डिस्क्लोजर है? नो सर, नो सर का एक जवाब आया है मेरे पास. ऋषभ, हाँ बताओ बेटा, क्यों नहीं है ये फुल और क्या चीज़ ऐड हो सकती है? प्लीज ट्राई, आप लोग ट्राई कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. मीन्स अपग्रेडेशन ऑफ द नॉलेज और द इंफॉर्मेशन, दोनों तरफ, एक तरफा मत सुनो, जुड़े रहो यार. तो फुल डिस्क्लोजर मीन्स जो भी आपकी बैलेंस शीट ने बता दिया वो तो फुल डिस्क्लोज कर ही रहा है वो, कि हमने इतने के एसेट खरीदी है, इतनी हमारी लायबिलिटी है और ये हमारा है, सब चीज़ उसने बता दी कि एक साल इन द गिवन पीरियड, वट एवर द पीरियड, दिस इज द प्रॉफिट्स एंड वाई दिस प्रॉफिट्स आर, वाई दिस प्रॉफिट्स मीन्स व्हाट इज द सेल, व्हाट इज द परचेज, व्हाट इज द डिस्काउंट, वाई दिस प्रॉफिट्स आर एंड व्हाट आर द प्रोविजंस, ये भी आप बता रहे हैं. हाउ मच ऑफ द इनफ्लो ऑफ द कैपिटल इन माई कंपनी, वो भी आप बता रहे हो, सारा एक साइड पे दिख रहा है कि कितने शेयर हैं, कितने डिबेंचर हैं, कितनी लोन है. फिर उनका यूजेस भी आप दिखा रहे हो इन द बैलेंस शीट, कि यहाँ यहाँ इस्तेमाल किया, ये एसेट है, ये फलाना है, ढीमका है, सब तो आप दिखा रहे हो. फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की जैसे अभी थोड़ी देर पहले, कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हम रिकॉर्ड तो कर लेंगे एट द मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज द लोअर, लेकिन बैलेंस शीट के आखिरी में नोट्स में हम ये लिख देंगे कि द एमआरपी ऑफ दिस एसेट इज दिस. ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, हमने खरीदा था 2 लाख का, लेकिन आज इसकी कीमत 5 लाख रुपए हो गई है, तो नीचे बैलेंस शीट में नहीं, अलग एक इंफॉर्मेशन नीचे हम लिख सकते हैं कि ये अब मेरी 5 लाख पे पहुंच गई है, एप्रिसिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जिससे आपके जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको रियल वैल्यू भी तो पता होती रहे. सेम विद द थिंग्स, कि अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है और उसमें आपने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और आज की डेट में उसकी कीमत 40,000 हो गई है, तो आपकी बैलेंस शीट ओवर स्टेटेड है. दैट इज वाई द रियल थिंग, द एप्रिसिएशन इन द एसेट्स मस्ट बी डिस्क्लोज. ठीक, अगर आप नीचे इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हो तो रियल वैल्यू भी आपको नीचे लिखनी पड़ेगी कि लिया इतने का था, वो इतने का गया है. दैट इज द फुल डिस्क्लोजर. क्योंकि जिसको भी बेटा दिखेगा, आपको अगर एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन, आप क्वेश्चन समझ लो, अगर आपको एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन दिखाया जाए, उसमें पूछा जाए इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, तो आप ढूंढोगे कहाँ लिखा है, और जैसे देखोगे बोल दोगे यार 2, 5 वट एवर. अब आपको ये पता नहीं है कि ये जो 2 लाख है, ये जो 5 लाख है, अब कितने का हो चुका है, इसके लिए एक नीचे नोट लगा होना चाहिए. दैट इज द फुल डिस्क्लोजर. ठीक, ये फुल डिस्क्लोजर है आपके लिए. ऐसे ही अगर आपने यस, आवाज आने लगी आप लोगों को? हेलो, यस सर.
हाँ, बीच में कनेक्शन 1 मिनट के लिए ब्रेक हुआ था। यस सर। ओके, चलिए। तो दिस वन थिंग। सेकंड, दूसरी क्या चीज़ हो सकती है, कुछ हम लोगों के कंटिजेंट लायबिलिटीज हो सकती है, तो इनको हमको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, इसको अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ाई में। जैसे मान लीजिए हमारा एक कंपनी है और कंपनी का जो कुछ इशू चल रहा है लेबर यूनियन के साथ, उस लेबर यूनियन में 20 लोग जुड़े हुए हैं और उनका कुछ इशू चल रहा है कि हमारे रिटायरमेंट के साथ ये चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए थी, और वो आपका केस चल रहा है अदालत में, और आपको लगने लग गया है कि शायद आप हार सकते हो, आपको लगने लग गया है कि शायद आप हार सकते हो, या पर कोई भी अब जजमेंट बस आने ही वाला है और हमारे पूरे अगेंस्ट आएगा, तो आपको कंटिजेंट लायबिलिटी, मतलब इट इज गोइंग टू बी हैपन विच इज नॉट इन रियल एट दिस प्रेजेंट टाइम और इन दिस अकाउंटिंग पीरियड। आपकी इस अकाउंटिंग पीरियड में वो लायबिलिटी नहीं आई है, लेकिन आपको दिख रहा है कि बस ये आने वाली है अगले उसमें। तो कंटिजेंट लायबिलिटी इस तरीके की कोई विच इज गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर वेरी नियरली, और जो लाएगी तो एक बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर डाल सकती है इन द बिजनेस, वो भी नीचे डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। दैट इज द फुल डिस्क्लोजर। वरना तो आप खर्चा दिखाओगे ना लीगल एक्सपेंसेस P&L में और काट दोगे केवल कि ये वकील साहब को दिया, इसका इतने का स्टैम्प ड्यूटी लगी, इतने का केस का कोर्ट फीस थी, ये करके आप केवल लीगल एक्सपेंसेस डालोगे कि एक मेरा जो है वो किसी से इशू चल रहा है ट्रेड में तो उससे रिलेटेड है। लेकिन ये जो भी केस लड़ रहे होते हैं लोग, उनको अंदाजा होने लग जाता है कि नाउ इट इज गोइंग टू बी एडवर्स अगेंस्ट मी, ये जजमेंट मेरे अगेंस्ट आने वाला है, अगर आएगा तो इसमें इतने लाख की, इतने करोड़ की पेनल्टी लग सकती है या मुझे देना पड़ेगा। तब आपका ड्यूटी बनती है कि इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फुट नोट्स। ये सारे डिस्क्लोजर जो फुल डिस्क्लोजर के अंतर्गत आते हैं, ये कहाँ किए जाते हैं? इन द फुट नोट्स। जब बैलेंस शीट हमारी खत्म हो जाएगी उसके नीचे लिखा जाएगा फुट नोट्स, ठीक? तो ये फुट नोट्स में होते हैं। तो दैट इज द कन्वेंशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर। नाउ द कन्वेंशन ऑफ द कंसिस्टेंसी। अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा धीमे चल रहे हैं तो आप बता सकते हैं, और आपको लग रहा है कि थोड़ा तेज चल रहे हैं, एनी मोड इन द चेंज, एनी यू वांट टू चेंज इन मोड, तो वो भी आप बता सकते हैं। प्लीज वन वे नहीं चाहते हम कि वन वे रहे चीजें। यस, कन्वेंशन इज द कंसिस्टेंसी। प्लीज बेटा। यस, कन्वेंशन इन द कंसिस्टेंसी। प्लीज ट्राई, आप लोग कोशिश करोगे तो बड़ा अच्छा होगा बेटा। थोड़ी सी कोशिश कीजिए। ये क्या बोलना चाह रहा है आपसे? प्लीज एनीबडी? Sambhavi, using same methods. ठीक, using same methods and the principles or policies which are adopted, जो भी आपके बिजनेस में adopted principle और policies हैं उनको आप चेंज ना करें। ये है कंसिस्टेंसी। मतलब अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन काट रहे हैं तो वैसे ही काटते रहिए। अगर आप इसमें चेंज कर रहे हो कि अब हम इसको WDV करने वाले हैं, तो उसका डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा नीचे। ठीक, पिछले के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाए हैं उसमें जो जो आपने अपने स्टैंडर्ड्स रखे हैं, जो जो पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं और मेथड्स अप्लाई किए हैं ऑफ द अकाउंटिंग, दैट शुड नॉट बी चेंज्ड। मतलब ये बड़े वाले जो रूल और मेथड है इन्हें तो आप बदल ही नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए आपको, जैसे डेप्रिसिएशन के कई सारे तरीके हैं ना, हम लोगों ने पढ़े थे पिछली क्लास में,
तो उसमें से अगर एक मेथड आप अप्लाई करते हुए डेप्रिसिएशन कर रहे हो तो यू मे स्टिक ऑन दैट मेथड ओनली. दिस इज द convention of consistency. If you are going to change such method, then you have to disclose it under the full disclosure, and as well as the impact of the monetary effect of such change should be disclosed. हो जा रहा है आपको कि अगर आप SLM से WDV पे जा रहे हो या WDV से SLM पे जा रहे हो या एन्यूटी मेथड था, ढेर सारे मेथड थे, किसी भी एक मेथड पे आप काम कर रहे थे, अब आपको लगता है इसको छोड़ देते हैं, दूसरे पे चलते हैं. तो जब भी आप ऐसा करोगे तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और साथ ही साथ उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट देना पड़ेगा कि कितना हो रहा है इसके कारण. ठीक, दिस इज द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. पूरा इम्पैक्ट देना पड़ेगा. अब अगला ले लेते हैं हम लोग. कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी में जैसे आप स्टॉक रिकॉर्ड करते हो तो उसमें कई मेथड होते हैं, लीफो, फीफो, कई सारे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो अगर आप फीफो पे काम कर रहे हो तो फीफो पे करो, फीफो पे से हट के अगर आप लीफो पे मत जाओ क्योंकि सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी. तो दिस इज कॉल्ड द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. चलिए अगला, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी. जल्दी. मैटेरियलिटी मीन्स इम्पोर्टेंस. ठीक, क्योंकि जो पीछे आपने उसमें पढ़ा होगा वो क्या था, मनी मेजरमेंट टर्म. तो मनी मेजरमेंट टर्म नहीं है ये. ठीक, ये मनी मेजरमेंट टर्म नहीं है. हियर मैटेरियलिटी मीन्स द इम्पोर्टेंस, कि जो चीज़ है वो हमारे बिजनेस के लिए मनी मेजरमेंट से कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंट है. ठीक, इस हिसाब से जब चीज़ें हम लोग करते हैं तो दैट इज़ द कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी. मीन्स ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि जिनका लाखों का बिजनेस है वो बोले यार कि हम जब भी ये फिगर रिकॉर्ड करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 10 में रिकॉर्ड कर लेते हैं. तो उनके लिए 2-4 रुपए की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और वो अपनी फिगर्स को जो है बिल्कुल अच्छे से अलाइन रखना चाहते हैं. तो दैट इज़ ये साइज ऑफ एंटिटी के हिसाब से और स्पान और स्कोप ऑफ द एंटिटी के हिसाब से तय हो सकता है. अगर कोई बहुत बड़ी कंसर्न है, उनके करोड़ों में डीलिंग है, तो कह सकते हैं यार 1000 के उसमें राउंड ऑफ में हम जो है फिगर्स को रिकॉर्ड करेंगे. यहाँ तक अगर कोई खर्चा है तो इसको हम इसमें मिसलेनियस में डाल देते हैं क्योंकि उनका स्पान बड़ा है. उनके लिए वो 2-4-10 रुपए की रिकॉर्डिंग एक सरदर्द है, तो उसको वो एक साथ कर सकते हैं. कहीं किसी जगह पे इग्नोर नहीं कर सकते. प्लीज़, इट इज़ नॉट इग्नोरिंग कि हम छोड़े दे रहे हैं उसको. छोड़ो तो नहीं सकते हैं आप. कहीं पर अगर आपने मान लो 10 रुपए का सेट किया है तो कहीं पे 6 को 10 बना लिया है, तो कहीं 4 रुपए को छोड़ भी तो दिया होगा अगर 50% का क्राइटेरिया लगा हुआ है. ठीक, तो आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं किसी अमाउंट को और सुटेबल बना रहे हो एज पर इट्स मैटेरियलिटी कंसर्न, आपकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से. ठीक है. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी. प्लीज जल्दी जल्दी करिए. ऑब्जेक्टिविटी. Yes, whatever the information you have, that must be very objective. Very objective. समझ आता है ना आपको ऑब्जेक्टिव का मतलब? कि अगर आपने अपने स्टोर डिपार्टमेंट में फ़ोन किया कि वो उनसे डिलीवरी आनी थी, आ गई, हाँ कितने की है, तो उसने कहा भैया वो 10 डब्बे हैं और वो इनका जो रेट वो 1000 का रहता है, तो 10,000 लिख लीजिए आप. तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है. ठीक, उसे पूरा देखना पड़ेगा. हो सकता है किसी डिब्बे में पैकिंग में कम ज़्यादा हो सकता है किसी का रेट वेरी हो, तो उसे स्पेसिफिकली हर चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए कि ये एक बॉक्स में कितना यूनिट था, कितना सामान था, वट एवर द यूनिट फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस, किलो में था कि पीस में था, वट एवर क्या था,
ये जब पूरा रिकॉर्ड हो तो आप फाइनल बता सकते हो कि ये जो मेरे पास कंसाइनमेंट आया इसकी ये कीमत है, और फर्दर अगर आपसे डिस्क्रिप्शन मांगा जाए तो यू आर एबल टू प्रोड्यूस इट। दैट इज द ऑब्जेक्टिविटी, तो बिल्कुल क्लियर हो हर चीज। ठीक, आगे बढ़ लीजिए जल्दी से। कन्वेंशन ऑफ फीजिबिलिटी। हाँ बेटा, जल्दी। Here feasibility means, what is the feasibility? यहाँ पर feasibility कैसे अप्लाई हो रही, मीन्स इन द टर्म्स ऑफ द कॉस्ट और बेनिफिट। कॉस्ट और बेनिफिट के हिसाब से अगर आपकी बड़ी कंसर्न है तो उसमें साइड के ऐसे बहुत सारे रफ टूल्स होंगे, कुछ पेज पड़े होंगे, कुछ मान लीजिए एक क्लास है, कोई पेजकस है, तो क्या इन पे डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं लगेगा। तो ऑल्दो दे आर द एसेट्स, या तो लमसम बहुत उसमें हो, ठीक है, इसी से रिलेटेड ही आपका मेन काम हो, या आप क्लास और पेज में ही डील करते हैं, तब तो बात अलग है। अदरवाइज ये रफ जो बहुत छोटे छोटे से टूल्स है, सेकेंडरी मीन्स क्वांटिटी वाइज, कितनी उसकी कम क्वांटिटी है उसके हिसाब से फिजिबिलिटी देखेंगे, और ये उस पर डिपेंड होगा डिपार्टमेंट के हेड या जो उस डिपार्टमेंट को देख रहा होगा पर्टिकुलर एरिया को, कि ये चीज़ कितनी फिजिबिलिटी है, उस हिसाब से रिकॉर्ड होगी। ठीक, नेक्स्ट। यस, कन्वेंशन ऑफ द, कौन सा है इसके बाद, वरना एक तरफ से मैं बोलता चला जा रहा हूँ, कौन सा है अब जो डिस्कस करना है? नोट डाउन किए होंगे ना आप लोगों ने, अब कौन सा डिस्कस करना है? रेलिवेंस, यस, कन्वेंशन ऑफ रेलिवेंस। तो कन्वेंशन ऑफ द रेलिवेंस, इसका क्या मतलब होना चाहिए बेटा? इसका क्या मतलब होना चाहिए? जल्दी जल्दी जल्दी। 55, ओके। Convention of the relevance means you have to record the thing which is necessary and useful for the business. उन्हीं को आप रिकॉर्ड करें, जैसे आप सैलरी बांट रहे हैं या वेजेस बांट रहे हैं तो सैलरी का अमाउंट आ जाए केवल। ठीक, अगर हमारे 10 यूनिट हैं तो यूनिट वाइज अगर कोई अलग बना रहा है, आपकी बैलेंस शीट अलग बन रही है, देन इट इज ओके। अगर एक ही जगह है और एक ही जगह से सैलरी बट रही है तो हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि ये इस एरिया की सैलरी थी, ये इस एरिया की, ये इस एरिया की। अलग अलग हमको बैलेंस शीट में या कहीं रिकॉर्डिंग देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो डेटा होगा ही कि व्हेनेवर नीडेड वी कैन प्रोड्यूस कि ये कहाँ से लाए हैं। ठीक, चलिए, कन्वेंशन ऑफ द प्राइस स्टेबिलिटी। एक काम करते हैं, हम इसको आपके होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, ये आप देख के आएंगे, तब फिर कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, कन्वेंशन ऑफ द प्राइस स्टेबिलिटी और कन्वेंशन ऑफ द एक्रूअल। एक और लिख लीजिए, कन्वेंशन ऑफ द एक्रूअल। कन्वेंशन ऑफ द प्राइस स्टेबिलिटी एंड कन्वेंशन ऑफ द एक्रूअल, ये कल आप लोग देख के आएंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। ठीक, नाउ last 2-3 minutes for your questions if you have any questions or anything you want to share. Yes beta, yes beta, इस पूरी क्लास में कुछ आपको पूछना है, कोई डाउट?
क्या हो गया यार? ऐसा ऐसा तो तब होता है जब पूरा समझ में आ जाए या बिल्कुल समझ ना आए। तो बड़ा खतरनाक स्टेटस क्रिएट हो रहा है। एनीथिंग? नो। ओके, देन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर और टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू। और ये कोशिश होगी कि पहले आप बताएंगे, उसके बाद बात होगी, और दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बात करेंगे हम लोग थोड़ी सी, ठीक। उसके बाद आगे के टॉपिक्स पे चलेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। ओके, वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।